हम आज पहुंचे हैं मेरठ। यहाँ पर दूसरे चरण में लोकसभा का मतदान होना है। हम जानेंगे मेरठ में यहाँ के लोगों से क्या कुछ हैं उनके मुद्दे, किस तरीके से देखते हैं वो लोकसभा चुनाव को। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मेरठ पर बनी ये खास रिपोर्ट। ये चेहरा है तो मेरठ का, लेकिन पूरे देश में श्री राम के नाम से मशहूर है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में श्री राम का किरदार निभाकर अमर हो चुके अरुण गोविल को बीजेपी ने अपनी मजबूत सीट मेरठ से उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। क्योंकि अरुण गोविल को टिकट देने के लिए लगातार 3 बार मेरठ से सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा है। दरअसल बीजेपी ने यहां रामायण के राम को उतारकर पूरे उत्तर प्रदेश को अयोध्या के राम की याद दिलाने की कोशिश की है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि चुनाव में वोटर अयोध्या में बीती 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी याद करें। बीजेपी ने राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है, जो अग्रवाल समाज से आते हैं। तो वहीं मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जनरल सीट पर दलित वर्ग से आने वाली सुनीता वर्मा को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने अगड़ी समुदाय से आने वाले देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुत सम्मान मिला है, बहुत प्यार मिला है, बहुत आदर मिला, बहुत उत्साह देखने को मिला है। चुनाव के प्रति, मेरे प्रति, मोदी जी के प्रति बहुत उत्साह है सब। ये प्यार ये आप लोग भी देख रहे हैं कितना प्यार मिल रहा है। बीजेपी का कोई हमारे सामने नहीं नजर आया है। ये सब हमारे समर्थन है, हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सब लोग हमारे साथ हैं। एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आम आदमी की समस्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरा ये प्रयास होगा कि सभी समस्या को एक एक करके दूर किया जाए। अखिलेश ने मेरठ में पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट देकर बाजी पलट दी। अरुण गोविल के सामने सुनीता एक बड़ी चुनौती है। 2017 में सुनीता वर्मा को मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे ही जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने शायद इसी समीकरण के सहारे ही सुनीता वर्मा को टिकट दिया है, क्योंकि मेरठ में करीब 9 लाख वोटर से भी ज्यादा वोटर दलित मुस्लिम से बताए जाते हैं। ये मेरठ की कुल जनसंख्या का करीब आधा है। हालांकि बीजेपी ने भी मेरठ में जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। मेरठ से अभी राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी सांसद हैं। उन्हीं की तरह अरुण गोविल भी अग्रवाल हैं। पार्टी ने अरुण गोविल को मेरठ के लिए चुना क्योंकि उन्हें भगवान राम का प्रतिनिधि चरित्र और हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। उधर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने त्यागी समुदाय से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। मेरठ में मायावती की नजर मुस्लिम दलित के साथ साथ राजपूत और त्यागी समुदायों पर भी है। मुस्लिम वोटर 6 लाख, एससी वोटर 3 लाख, वैश्य वोटर 2.5 लाख, ब्राह्मण वोटर 70,000, जाट वोटर 60,000, गुर्जर वोटर 60,000, त्यागी वोटर 60,000, ठाकुर वोटर 50,000। मेरठ में करीब 6 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि एससी वोटर 3 लाख के करीब हैं। इसके अलावा 2.5 लाख वैश्य वोटर भी जीत हार का अंतर तय करते हैं। बाकी वोटरों में करीब 70,000 ब्राह्मण, 60,000 गुर्जर और त्यागी वोटर हैं, जबकि इस सीट पर करीब 50,000 ठाकुर वोटर हैं। मेरठ में इस बार 2024 का चुनाव सबसे अलग है। राजपूत और त्यागी समुदाय के बीजेपी से नाराजगी के कारण कुछ भी समीकरण बदल सकते हैं। मुस्लिम दलित वोट बैंक पर सपा और बसपा दोनों की नजर है। खैर, तीनों ही दल सभी समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। मेरठ लोकसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी, ये तो 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। आजादी की पहली लड़ाई इसी धरती से चालू हुई थी। हम आ पहुंचे हैं मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक खास जनपद। यहाँ पर जानेंगे लोगों से क्या कुछ है उनकी राय। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता, क्या देख रही है, क्या उसे
मोदी की गारंटी पर विश्वास है या बदलाव की आस है, इनसे सीधे जानेंगे। और क्या बड़े मुद्दे ये लोग सोचते हैं, इन्हीं से सीधे जानेंगे। मुद्दे तो कोई खास है नहीं फिलहाल। राष्ट्र का चुनाव हो रहा है। राष्ट्र चुनाव हो रहा है। बीजेपी यहाँ मेरठ लोकसभा सीट से जीतेगी। कारण किसका क्या है? योगी और मोदी की गारंटी। क्या क्या गारंटी आपको अच्छी लगती है? देखो, मोदी के कामकाज से तो हम लोग खुश हैं, और योगी जी ने भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया। सही है। और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत है नहीं। तो पब्लिक को क्या चाहिए? कानून व्यवस्था ठीक है हमारी। विकास किस तरीके आपने देखा, बदलाव क्या देखा? विकास तो बहुत हुआ है। जैसे हमारे शहर की सड़कें बहुत अच्छी हो गई है, शिक्षा भी बहुत अच्छी चल रही है। कैसे देखते हैं आप लोकसभा चुनाव? देखो, मेरठ एक क्रांतिकारी शहर है, और दूसरे है कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ। लेकिन आज से पहले हमने ये देखा कि कभी भी जो है हमारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्ष की तरफ से कभी इतने एलिगेशन नहीं लगे। और भी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इस तरह के कई एलिगेशन लग रहे हैं। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया है हमारे लिए कि इस तरह के जो एलिगेशन लग रहे हैं हमारे ऊपर, एजेंसियों के ऊपर, कि हमारी एजेंसियों को और बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम करने की ज़रूरत हो गई। क्योंकि जिस तरीके से हमें वो किया जा रहा है कि शायद बेईमानी होगी या हो रही है या हुई है, इस तरीके के मुद्दों को भी हमें थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम हमारी सरकार को या हमारे देश से ऐसे संदेश नहीं जाना चाहिए कि हमारे यहाँ वेरीफाई वो नहीं हो रहा है इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई इस टाइम। किस तरीके से देखते हैं चुनाव में मेरठ के मुद्दे? आपको क्या लगते हैं सबसे बड़े खास क्या समझता है यहाँ का वोटर? देखिए, जो मुद्दे थे मोदी सरकार ने लगभग सभी कर दिए हैं कि चारों तरफ हमारे कोई भी किधर भी चले जाइए रोड सारी तैयार है। हम इधर से जहाँ रास्ता हमारा 1 घंटे का था, अब दिल्ली का मुझे 40 मिनट का रास्ता है। मेरठ से मवाना जाइए 15-20 मिनट का रास्ता है, सारे हमारे हैं। इसके अलावा गांव में, शहर में, सब जगह सड़कें बनी हुई हैं, सबका ध्यान रखा गया। मोदी एक ऐसी हस्ती है जो अपने बारे में नहीं सोचता, देश के बारे में सोचता है। उसका परिवारवाद उसके साथ नहीं है, उसने परिवार त्याग रखा है, वो तो सब देश के लिए कुर्बान है। परिवारवाद का क्या मतलब है? आप लोग क्या समझते हैं? जैसे और सरकारें हैं, अपने भाई भतीजा सब खड़े कर रहे हैं, उसका तो कुछ नहीं, सबको किसी को सामने नहीं ला रहा। उसकी माँ को देखने सिर्फ एक दिन गया, बाकी सब कार्य करता रहता है। तो 18 घंटे जो मालिक बंदा काम कर रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ काज उसके अंदर। 18 घंटे के काम पसंद है आपको? क्या लगता है, चुनाव आए हैं, मेरठ के नागरिक हैं, क्या सोचते हैं? काम तो अच्छे हैं, जब काम आदमी करता है तो बहुत सारे काम अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे काम गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है। इन कुछ काम ऐसे हैं जो गलती हो रहे हैं। उसके एक उदाहरण बता दूं मैं आपको। नौजवान बेरोजगार हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सत्य है। और क्या है कि अभी तक कहा जाता था युवा बेरोजगार है। मैं तो समझता हूँ जो व्यापारी है वो भी अब बेरोजगार की ओर बढ़ रहा है। पढ़ा लिखा युवा जिस प्रकार बेरोजगार और पकौड़ी तलते हुए नजर आ रहा था, अब जो पकौड़ी तलने वाला जो व्यापारी है वो भी बेरोजगार नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ बदलाव और विकास की आवश्यकता है, जिससे कि व्यापारी और युवा में दोनों में बदलाव आए। और देखिए, क्या है कि जब रोजगार हमारा अच्छा होगा तो मैं समझता हूँ क्राइम भी कम होगा, क्योंकि लोग व्यस्त होंगे व्यापार में और किसी प्रकार से हीन भावना ना हो। जैसे कि ये चुनाव का पर्व चल रहा है, हमारे देश का गर्व और चुनाव का पर्व है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई लोकल का ही बंदा हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारी भावनाओं को समझता है, हमारी जरूरतों को समझता है। जब हमारी जरूरतें बाहरी व्यक्ति समझेगा नहीं, उसे ये नहीं पता कि हम पानी को क्या कहते हैं, ठीक है नहीं, और सबके अलग अलग भाषाएं, भाषाओं को समझने में उनको समय लग जाता, तो मैं समझता हूँ स्थानीय व्यक्ति हो तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर तमाम बुजुर्ग लोग भी आए हुए हैं, उनकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? चुनाव आए हैं। मैं 13-14 में बार का जो है मेरठ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा, और सन 1981 से जो है हाई कोर्ट बेंच की मांग है हमारी, और इसी मांग को आज तक पूरा नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ने भी बात ही नहीं करते। हाई कोर्ट हमें 800 किलोमीटर जाना पड़ता है, और हमने पूरे आंदोलन कर लिए, जेल भी जा लिए, सब कुछ कर लिया। और मैं आपको बताऊं, लो फाइनल में था जब मैं इमरजेंसी में जेल भेज दिया था, इसी तख्ता पलटने में, और मैं जेल में रहा लोकतंत्र सेनानी आज भी जो है उसमें, मगर और वो 24 साल का था, मैं 22 साल का था। राजनाथ ने जो बताया ना, मैं 24 साल का था,
मैं 22 साल का था जब मैं जेल में रहा, मैंने माफी नहीं मांगी, भोलानाथ तिवारी होता, और मैं जेल में रहा। और इसने जो अब भी कह रहा हूँ भाई, जो है अग्निवीर योजना क्या है, बच्चे के लिए रोजगार ही ना दो, इससे अच्छा रोजगार न 4 साल के बाद वो फिर घर चला जाएगा, शादी कोई करने का नहीं, उसकी नौकरी तो 4 साल बाद आएगा। अन्य लोगों से बात करते हैं, महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं मेरठ का चुनाव आप? जी, मेरठ के चुनाव में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, मैंने यही देखा है कि मोदी जी का जो कार्य प्रणाली है वो वाकई में बहुत अच्छी है। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, ये भावना जो है बहुत कम राजनेताओं में देखी जाती है। और जितने कार्य उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं, उज्ज्वला योजना है तो, और आपका उन्होंने जो टॉयलेट्स बनाए हैं, जब मैंने पहली बार वो टॉयलेट पिक्चर देखी तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि इतने वर्षों के शासन में कभी किसी सरकार ने ये सोचा ही नहीं कि महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से शौच के लिए जाती हैं। तो वो इतना कोई एक जो जुड़ा क्रांतिकारी कदम लगा आपको। और कानून व्यवस्था किस तरीके से देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण? हाँ, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, महिलाएं सुरक्षित हैं आज की तारीख में। तो हमें अगर कोई अंधों में से काना चुनना हो, अपना राजा चुनना, तो मैं अंधों में से काना चुनेंगे। और मोदी जी को मैं काना बिल्कुल नहीं मानती हूँ। उनकी जो भावना है, उनके जो अपने देश की जनता से जुड़ाव है, वो बेमिसाल है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अगर देखा जाए तो जो भारत की छवि इन 10 वर्षों में सुधरी है, वो ऐसे ही नहीं सुधर गई है। और मोदी जी जब किसी प्रत्याशी का चुनाव करते हैं, या उन्होंने जो पद्मश्री और जितने भी ये अवार्ड भी दिए, तो वो उन्होंने किसी को उनसे पैसा नहीं लिया उनके लिए, वो वाजिब व्यक्ति को उन्होंने जो दिया है। तो अपने प्रयास उनके बहुत जो हैं सराहनीय हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की बड़ी कायल हूँ। पढ़े लिखे लोग ही इस तरीके से सोच सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग ही इस तरीके से सोच सकते हैं, वरना विपक्ष का काम तो जो है निंदा करना ही होता है। पर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। और इस बार 400 पार नहीं, हर बार 400 पार, और बार बार मोदी सरकार। ये पहली बार वोट डालने जा रही हैं, मुद्दा कैसे लगता है कि वोट किसको देना चाहिए? अब तो पहली बार सोच जा रही हैं, जब आप वोट देने जाएंगी तो क्या मन में रहता है? राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, अपने स्थानीय बातों के लिए चुनाव हो रहा है, किसकी बातें अच्छी लगती हैं? जैसे मैं फर्स्ट टाइम वोट करने जाऊंगी तो जब अगर मैं कुछ देखती हूँ, मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। क्योंकि फर्स्टली हम देखते हैं कि कोई अच्छा वर्क कर रहा है, कोई बुरा वर्क कर रहा है, लेकिन उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें दोनों ही देखने को मिलता है। कोई तो क्वेश्चनिंग करता है CBI और ED पर, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि एक्चुअली वेयर आई वोट। तो अभी मैं बिल्कुल, लेकिन मतदान जरूर करिएगा। क्या देखते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अब मेरा भी पहली बार ही वोट है, मैं फर्स्ट टाइम ही वोट करूँगी, तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे मोदी जी आएंगे, वो अभी जैसे रैपिड रेल लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है, पॉल्यूशन एकदम कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, लोगों की भलाई की तरफ ही बढ़ना चाहिए। बल्कि मोदी जी तो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। अभी उन्होंने कितने अलग अलग कैंपेन्स कराए हम लोगों से कि आप कभी थाली बजाइए, कभी दिए जलाइए, तो इन सब से हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो इसलिए मैं तो मोदी जी के साथ ही और चाहूँगी कि बिल्कुल वही है। अच्छा, यहाँ पर एजुकेशन तमाम बड़े मुद्दे हैं। आप गर्ल्स हैं, गर्ल्स की सुरक्षा के लिए ये सब तमाम इश्यूज आपने देखे होंगे पिछले कुछ सालों में, कैसा है? बिल्कुल, मैं भी CS कर रही हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। तो इसके अंदर मोदी जी ने मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है एजुकेशन को डेवलप करने में, एडवांटेजेस लाने में, और काफ़ी अच्छे चेंजेस लाए हैं। हमें पक्का विश्वास है कि जिस तरह वो राम जी का किरदार उन्होंने निभाया था, वो हमारे लिए उसी तरह राम जी की तरह ही हमारे लिए अच्छे काम करेंगे, हमारे लिए बेहतर के काम करेंगे। चुनाव लड़ाई कैसी? सर, लड़ाई तो बहुत ज़्यादा गंभीर है इस समय। असल में जो मेन मुद्दा है ना, वो ये है कि जैसे हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग देखते हैं अम्बेडकर जी को। अभी सरकार की खासियत क्या है, ये बोलता है 400 पार, लेकिन किस लिए? क्योंकि अभी जैसे मैंने सुना है, अभी अयोध्या से लल्लू सिंह जी हैं, इनके सांसद, उन्होंने ये बात बोली थी कि 400 पार होने के बाद हम संविधान में संशोधन करेंगे। तो संविधान में संशोधन जो अम्बेडकर साहब ने बना दिया, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकता है, चीज़ें खराब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संविधान ही संशोधित करो। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की इनकी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी सेम बात बोली कि हम संविधान में संशोधित करेंगे, इसलिए हमें 400 पार चाहिए। तो 400 पार लाने का मतलब है आप संविधान तोड़ेंगे। और अम्बेडकर साहब को आप एक तरफ उनके नाम पे वोट मांगना चाहते हैं,
उनके लिए लगातार आप मालाएं चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी जगह आप उनका ये काम कर रहे हैं कि मतलब उनके संविधान को संशोधित कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। दूसरी बात, अभी जो मेरठ का हालिया स्थिति है, जैसे सबने कहा कि यहाँ सड़कें बहुत अच्छी हैं, मैं कह रहा हूँ घंटाघर पे जाइए, आप किले रोड पे जाइए, गंगानगर में जाइए। पिछले सांसद जी का तो हमें पता ही नहीं था, असल में आपको बताऊं। लेकिन जो अब जो आए हैं, अब उनके पास कैसे जाएंगे? वो तो अपनी गारंटी मांग रहे हैं। अभी मैंने उनकी 2 डिबेट सुनी थी, मतलब नॉर्मल चल रहे थे, तो उनसे किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि सर आप यहाँ पर रह के काम करना चाहेंगे? उन्होंने गारंटी मांगी कि नहीं, जब मुझे जिता दोगे तो मैं सोचूंगा, यहाँ देखूंगा फिर उस हिसाब से। तो मतलब पहले हम उन्हें जिताएं, फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है सर। इसके अलावा लड़ाई कैसे देख रहे हैं, समीकरण क्या देखते हैं? समीकरण फिलहाल जो है सर, देखो मैं आपको सच बताऊं, जो जिस तरीके के वोट बैंक है, असल में ये जनरल सीट थी, लेकिन जनरल सीट से दलित प्रत्याशी दिया गया है। और दलित प्रत्याशी होने की वजह से 3.5 लाख लगभग यहाँ पर दलित प्रत्याशी है और लगभग 6 लाख मुस्लिम प्रत्याशी हैं। अगर 60% भी वोटिंग होता है तो उनका पलड़ा ज्यादा भारी है। दूसरी बात, अरुण गोविल जी की एक छवि बनाई जा रही है कि राम जी, तो वो तो किरदार है, किरदार तो उनके और भी है, अपोजिट में जाइए। वो बात अलग है कि वो राम जी बनने के बाद उन्होंने अपने नेगेटिव किरदार नहीं किए, लेकिन अगर उनकी और भी पिक्चर से बात की जाए तो और भी है पहले की। तो किरदार तो किसी का कुछ भी हो सकता है। आज हम अमरीश पुरी को कहने लग जाए बुरा आदमी था, कौन कहेगा? ठीक है वो विलन था, लेकिन आज भी अच्छा आदमी था, उसकी बहुत संस्थाएं चलती हैं। देखिए मैं बताता हूँ, मैं मेरठ का निवासी हूँ और जैसे कि साहब ने बोला कि क्या काम हो रहा है, सुनीता वर्मा जी जिन्हें आज सपा से सो कॉल्ड सपा से बनाया गया प्रत्याशी, क्या काम कर रहा 5 साल मेयर रह के? शायद आपको नहीं पता हो कि आप बाहर से आए, लेकिन हमें पता, हम लोकल जानते हैं। सुनीता वर्मा ने 5 साल रह के काम नहीं करा, हमें नहीं पता हमारा महापौर कहाँ था, रेलवे रोड सड़क बन नहीं पाई थी। महापौर हरिकांत तेलवालिया बने भाजपा के, मैं कह रहा हूँ 9 महीने 10 महीने मुश्किल से भी हुए हैं। मई में चुनाव हुआ था मेयर का, मैं कह रहा हूँ सड़क बन गई इतनी बढ़िया वाली। घंटाघर की बात कर रहे हैं, नाले की समस्या कब से थी, नाला समस्या जो है वो चालू हो रही है। आप एक बात बताइए, आप बात कर रहे हैं राम की, आज के ही अखबार में बसपा प्रत्याशी जो है हमारे मेरठ से देवव्रत त्यागी जी, उन्होंने एक पोस्टर छपवाया है, रामनवमी की शुभकामनाएं। भाई साहब रामनवमी की शुभकामनाएं दें, राम गए में पोस्टर से शुभकामनाएं। चुनावी हिंदू, चुनावी हिंदू। अगर भाजपा ने ये बोला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो मंदिर बना है। अगर भाजपा ने कहा 3 तलाक से मुक्ति देंगे मुस्लिम महिला को, तो मुस्लिम महिला को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। अगर भाजपा ने कहा था कि स्किल देंगे तो स्किल मिली है। पानी घर घर पर जल जीवन मिशन के तहत स्वरोजगार मिल रहा है, महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल गई, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है। क्या चाहिए? एक बात तो बताइए, 70 साल तक क्या काम करा, कितने एम जब बने थे जितने मोदी जी ने 10 साल के अंदर बना दिए। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई को दुरुपयोग हो रहा है, राहुल गांधी की वीडियो है, उसने ये बोला था साफ साफ कि जो सरकार सत्ता में आती है दबाव उसका होता है। लगभग समवेयर विपक्ष मान रहा है कि हाँ होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अरुण गोविल को कहा जाता है कि भारी प्रत्याशी। भाई साहब भारी प्रत्याशी 2014 में नरेंद्र मोदी भी थे वाराणसी के लिए, लेकिन क्यों जिताए? काम करा है और काम के बल पर 400 बार होगा। ये जो मैं बताता हूँ, अभी इन्होंने सारी बात बता दी। ठीक है मंदिर बना है, मंदिर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अयोध्या जिले का ही रहने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मंदिर से रोजगार कितना मिला है? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, गारंटी दी थी ना उन्होंने उस चीज की। उस गारंटी का क्या हुआ? इकोनॉमी डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, आप बताइए क्या जीडीपी है? मैं 2 दिन पहले अयोध्या से आया हूँ सर, 2 दिन पहले, लिटरली 2 दिन पहले अयोध्या से आया हूँ। एक बात बताइए, राम मंदिर बना, इंजीनियर्स को नौकरी मिली, मजदूरों को नौकरी मिली, लोकल इकोनॉमी डेवलप हो रही है। नाव सुन लीजिए, सरयू के नाविकों ने, केवटों ने मुझे ये बोला है कि भाई साहब पहले कोई पूछने वाला नहीं था, 2-2 लाख रुपए की नाव की बोटर वाली मशीनें हमें मोदी जी ने फ्री में दी है। अब एक बात बताइए, वहां जाइए तो आप अयोध्या रहने वाले मेरठ में आके बसे, क्या बोला कितनी रोजगार मिला है जो बीटेक। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम सारी आप बातें सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है? सवाल तो उठते हैं, चुनाव आया है, जनता पूछती है। भाई यही हमारा लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, समझे नहीं? अपनी बात नहीं कहेगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र आया है, लोकतंत्र का महापर्व आया है, तो तमाम सारे सवाल भी उठते हैं, जनता पूछती भी है कि आपने क्या किया है और क्या करेंगे आगे। देखिए मेरा नाम सिद्धांत सिंह है, मैं जाता हूँ, जो अरुण गोविल जी है ये भारी प्रत्याशी है और बीजेपी का राम गोविल जी को लाने का मेन पर्पस सिर्फ राम लहर के पर्पस लाने। आप ये बताइए, जो 3 बार के हमारे सांसद जी है, क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता ऐसा हमारे मेरठ शहर का ऐसा नहीं रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी को जो बाहर का प्रत्याशी लाना पड़ा? और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है। आपने देखा होगा मोदी जी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे शुगर मिल पर, इतनी देर बात करके गए, उन्होंने कभी रोजगार पे या शिक्षा पे कभी बात करी? आज के टाइम में हमारा युवा बेरोजगार हो गया है। अग्निवीर
की भी 6 साल की कर दी है। और हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी ने तो कभी काम ही नहीं करा। राजेंद्र अग्रवाल जी को तो हमारे मेरे ठाकुर लोग की समझ जनता ये कहती है हमारे सांसद जी का पता ही नहीं कहाँ है। आपने रिपीट करूंगा, राम ने रामायण में शबरी के बेर खाए तो शबरी के आदिवासियों वाले लोगों को उत्थान किया, केवट की नैया में बैठे तो वहां पर जाति भेद का पंथ खराब किया। तो कैसे मान ले कि अरुण गोविल भाइयों के काम नहीं करेंगे? भाई साहब, सबसे बड़ी बात है विचारधारा भारत के नागरिक हैं। इससे पहले भी बाहर से आए हुए प्रत्याशी जीते हैं, काम किया है। और अरुण गोविल जी का बचपन मेरठ में ही गुजरा है और उनकी घर, वो खुद कह रहे हैं मेरी घर वापसी हुई है। अब आप सिर्फ इस बात को मुद्दा ना बनाएं। मोसीना की दवाई बाहर की थी, कितना काम करा है? तो जब लोग बाहर से आते हैं और काम करते हैं तो डेफिनेटली फिर उन्हें बार बार चुना जाता है। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि बाहर के, अरे हिंदुस्तान के तो हैं, हमारे यहाँ तो विदेशों से आए हुए लोग। कैसे देखते हैं, कैसे भापते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में रियल पोजीशन में तो बीजेपी ही जीतेगी, इसमें कोई अटकलें नहीं है। सर्वांगीण विकास हुआ है, 10 अल्प समय में जितना विकास हुआ है ऐतिहासिक विकास हुए हैं, जो कभी नहीं 5-5 साल में जो मंदिर बनने में विवाद पर खड़े रहते वो भी निपटारा हुआ। और यहाँ तक विदेशों में राम मंदिर बना। और सांस्कृतिक विकास जो ये हुआ है और सामाजिक जो विकास हुआ, घर घर लेट्रिनें बन गई, गांव-गांव लेट्रिनें बन गई, दरवाजे दरवाजे पर बिजली घर घर पहुंच गई। इसलिए जनता जो है इस पीरियड को में संतुष्ट है। और किसानों के हित में 6,000 रुपए मतलब जो है सालाना जो मिल रहा है किसानों के हित में, पहली बार ये सरकार कुछ देने का काम कर रही है। ये जो चुनाव चल रहा है ये कोई पिछले 70 वर्ष से चल रहा है और उसमें जो 20 साल के अंदर जो उपलब्धियां हुई हैं वो आशातीत प्रगति के पथ पर लाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मन की चिंता, मन का विचार, किसको वोट देना है, किसको जिताना है, कहाँ हमें चाहिए, क्या नाम जो है मेरठ जैसी शहर में बड़ी आबादी होने के नाते भी कोई भी रोजगार की समाचार नहीं हुआ है। ये बात ये बहुत आवश्यक है। और सवाल प्रश्न इस बात का है कि हम खुद बदले, जमाना बदले, महिलाएं बदले, महिलाएं शिक्षित हों, बच्चे हमारे सब पढ़े लिखे हों तो अच्छे विचार होंगे तो भाजपा को वोट देकर सफल बनाएंगे। साइकिल में और इसमें क्या नाम है कमल के फूल में टक्कर इन दो में ही है। बसपा का कोई ऐसा कोई खास यहाँ इस बार जमादार नहीं है, दोनों में इनमें कांटे की टक्कर है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा कहीं ना कहीं किसी के वोट काट लेगी, कहीं तमाम आज की तारीख में वो भी जो भी वोट लेगी नुकसान ही पहुंचागी। किसे पहुंचागी ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है किसे पहुंचा पाएगी। क्योंकि इधर त्यागी है, ब्राह्मण वोट हो गया, हो सकता है कुछ ब्राह्मण वोट ले लें, कुछ एससी वोट भी मिल जा, तो एससी वोट मिल गई या कुछ ब्राह्मण वोट मिल गई तो पता नहीं किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, दोनों के लिए चिंता पैदा कर दी है। कैसे देख रहे हैं मेरठ के चुनाव समीकरणों का? मेरठ का इस बार चुनाव पूरा बदला हुआ है और हमें ये लगता है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी जो उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन की, सुनीता वर्मा की जीत पक्की है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, रोजगार कौन देगा? सरकार देगी। रोजगार की किसी मत से घोषणा नहीं होती कि रोजगार हो, युवाओं के लिए रोजगार हो या आपका जो है शिक्षा के लिए। शिक्षा में जबकि 50,000 के करीब स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय हैं बंद हो चुके हैं यूपी के अंदर, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं देता। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मेरी यही थिंकिंग है कि जो मतलब महिला को वो देगा ना, प्रोटेक्शन देगा, मैं उसे वोट करूँगी। और जो गर्ल्स को एजुकेशन फ्री करेगा उन्हें वोट करूँगी। कैसे देखा अभी तक आपने? जी अभी तक तो हम देखते हुए आ रहे हैं, अच्छा चल रहा है, वो मतलब मिल रहा है कि हम इजीली जा सकते हैं। और दिल्ली में भी मैंने देखा है कि गर्ल्स के लिए ना फ्री व्हीकल्स है, मतलब फ्री बस सर्विस वहाँ पर चलाई गई है, तो वो देखकर भी अच्छा लगता है। जी चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर से आए सरकार कोई भी आए, सबसे मेन प्राथमिकता मेरठ की है हमारी। एक तो हाईकोर्ट बेंच की मांग बहुत समय से उठ रही है, तो हाईकोर्ट बेंच के लिए जब आपकी सरकार ना हो तब तो आप शोर मचाएंगे, और जब आपकी सरकार आ जाए तो आप बात भी नहीं करेंगे। वो नीति गलत है, वो दोगलापन गलत है। तो वो होना चाहिए, आपको हाईकोर्ट बेंच की मांग करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को आवश्यकता है, नहीं तो पब्लिक बहुत दूर दूर जाती है। और दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूँ
मेन तो हाई कोर्ट बेंच है, इसके अलावा जो अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी अपना दिल्ली वगैरह टच कर सके, जहाँ से हम सामान वगैरह जो जितना व्यापारी है सब वहीं जाता है, तो वो जितना जल्दी डेवलप हो जाएगा उतना अच्छा है। और जो मेन फाइट है वो दो ही पार्टी में है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में। अब बस पलड़ा जो भारी है फिलहाल वो इन्हीं का है, समाजवादी पार्टी वालों का। आज पहली बार जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले जो चुनाव हुए थे वो राष्ट्रवाद पे हुए थे। राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ा बना करके पुलवामा हमले को लेकर के एक राष्ट्र का मुद्दा बना दिया और जनता उसमें बह गई। पहली बार जो चुनाव हो रहा है आज मुद्दों के आधार पर हो रहा है। मेरा एक कंसर्न है, अब की बार जैसे बीजेपी आने वाली है तो उन्हें एक चीज़ ऐड करनी चाहिए, पॉपुलेशन बिल लाना चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का ये बहुत बड़ा कारण है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पॉपुलेशन पे एक बिल आए और सब उसका समर्थन करें। बिल्कुल, तमाम सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, तमाम सारे लोगों की राय है। हमने जानने की कोशिश की सभी लोगों से क्या कुछ सोचते हैं, वो क्या कुछ चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव 2024 में। जो उनके बड़े मुद्दे थे हमारे साथ उन्होंने राय बताई हमें, और हम यही कहेंगे सभी लोगों से, लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोटर यहाँ का अपनी जिम्मेदारी समझकर वोट जरूर करे, राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए वोट जरूर करें। यही हमारी सबसे अपील है आज यहाँ इस खास कार्यक्रम में। बस इतना ही, नमस्कार।